आज मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के तत्वावधान में कलेक्टर सिंह केसरी की जयंती समारोह वेब आधारित आयोजित की गई है। इस समारोह में हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण, जो इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, हिंदी प्रगति समिति के माननीय अध्यक्ष हैं। हमारे दो विद्वान वक्ता हैं, श्री कमला प्रसाद, वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार, श्री विजय कुमार शांडिल्य, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, हिंदी विभाग, वासुदेव संस्कृत महाविद्यालय, अकबरपुर, पटना। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सविता सिंह नेपाली, माननीय उपाध्यक्ष, हिंदी प्रगति समिति। हमारे विभाग के निदेशक श्री सुमन कुमार, उप निदेशक श्री अनिल कुमार लाल। इस समारोह में सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। कलेक्टर सिंह केसरी एक कुशल साहित्यकार हैं। दैव पेट की भूख जहां हो, वहां हृदय की भूख न देना, जलने को जो बनी चकोरी, उसको चंद्रमयूख न देना। कलेक्टर सिंह केसरी की कविता गरीबन का बेटा की ये पंक्तियां किसी के भी मर्म को छू लेती हैं। जब कोरोना महामारी के चलते लाखों लोग कमाने गए, सुदूर स्थानों से अपने घर लौट रहे हैं, तो उनकी भी स्थिति वही देखी जा रही है जिसका वर्णन इस कविता में किया गया है। कलेक्टर सिंह केसरी मर्म और प्रकृति के कवि थे। किसी में कवि का बीज उनके जन्म के साथ ही आता है, इसलिए वे अपने गांव में आच्छादित प्रकृति की सुषमा के बीच घंटों विचरण करते थे। यह सुषमा उन्हें गंगा के कछार पर एक गांव की घनी अमराइयों में अपनी ओर खींचती रहती थी। उनकी पहली प्रकाशित कविता की इन पंक्तियों में देखा जा सकता है, कितना पड़ा है, किया है भावों से श्रृंगार, मनोमंदिर अति अभिराम, विराजो आओ मित्र सुजान, बिछा है हृदय आसन सुलनाम। कवि का प्रिय अनुभव कैसे विश्व अनुभव बन गया, उनकी कवि प्रिया कविता को विश्व प्रिया रूप में देखें। अकेला चांद तू ही क्या, किसी का चांद हूं मैं भी, अकेला चांद तू भी क्या, किसी का चांद हूं मैं भी, सुधाकर एक तू ही क्या, सुधा का स्वाद हूं मैं भी, गगन की नीलिमा में फूलती है चांदनी तेरी, गगन की नीलिमा में फूलती है चांदनी तेरी, किसी के नयन में अभिमानिनी छवि झूलती मेरी, जलन उतनी नहीं तेरे लिए प्रेमी चकोरों में, जलन कितनी किसी के प्राण के रीते कटोरे में। ऐसे बेजोर कवि कलेक्टर सिंह केसरी का जन्म 5 जून 1909 ईस्वी को बिहार के भोजपुर जिला के एकौना बड़हरा गांव में हुआ। वे हिंदी के कवि एवं साहित्यकार थे और जीवन में सदा उच्च पदों पर रहे। कलेक्टर सिंह केसरी ने अंग्रेजी में एमए किया। वे समस्तीपुर कॉलेज के संस्थापक थे, जिसके प्राचार्य पद को 20 वर्षों तक सुशोभित किया। वे विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य रहे और अध्यक्ष भी बने। उन्होंने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की, राष्ट्र भाषा परिषद के निदेशक मंडल के सदस्य रहे। उन्हें बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भी सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं हैं पद्य में मड़ाली, कदम्ब, आम महुआ, परिचयहीन, उत्तर सीताचरित, गांव मेरे गांव। गद्य में है सफल जीवन की झांकियां, अक्षर पुरुष। खंड काव्य जो है उत्तर सीताचरित, उसमें उन्होंने लिखा है, मैं देख रहा भारत की जो भावी वरण्य संस्कृति होगी,
होगा सीता उसमें, सीता की धीर वीर संतति होगी। पा जिसे राम युग हुआ धन्य, वह सीता तो युग युग प्रणम्य। आज उनके जन्मदिन पर उनके समस्त साहित्यिक अवदानों को हम शत शत नमन करते हैं। और मैं इस समारोह के स्वागताध्यक्ष श्री सुमन कुमार, निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे विद्वत्तजनों का स्वागत करें। धन्यवाद प्रबोध जी। आज मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के द्वारा मूर्धन्य कवि कलेक्टर सिंह केसरी की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय उपाध्यक्षा डॉक्टर सविता सिंह नेपाली, हिंदी प्रगति समिति, आप उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे दो वक्ता श्री कमला प्रसाद जी, वरिष्ठ कवि साहित्यकार, जो पटना के चिर परिचित नाम हैं, और श्री विजय कुमार सांडिल जी, जो सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं, हिंदी विभाग वासुदेव संस्कृत महाविद्यालय अकबरपुर पटना, जो हमारे कई कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये बड़े गर्व की बात है कि राजभाषा विभाग के द्वारा कलेक्टर सिंह केसरी, जो बिहार के मूर्धन्य कवि हैं, बिहारी नहीं पूरे हिंदी जगत के मूर्धन्य कवि हैं, उनका जयंती समारोह वेब के माध्यम से मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने श्रोता हैं, मैं उनका तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम लोग सभी जानते हैं कलेक्टर सिंह केसरी साहब ने काफ़ी कविताएं लिखी। वो न केवल एक प्रबुद्ध साहित्यकार थे, कवि थे, वरन एक कुशल शिक्षा जगत के प्रशासक भी थे। वो 20 से अधिक वर्षों तक वे कॉलेज के प्रिंसिपल रहे समस्तीपुर में। और उनकी रचनाओं को जो हम देखते हैं तो प्रकृति के आसपास दिखती हैं। प्रकृति के आसपास ही नहीं, प्रकृति से जुड़े हुए तमाम जो तत्व हैं, जो समाज में जो अलग अलग तबके के लोग हैं, कोई उनकी नज़र से नहीं छूट पाता है। प्रकृति उनका प्रिय विषय है। शंकर दयाल सिंह जब भूमिका में उनकी जो कार्यक्रम है, उनके जो ग्रंथावली, केसरी ग्रंथावली है, उसकी भूमिका में प्रसिद्ध साहित्यकार शंकर दयाल सिंह ने लिखा है, श्री कलेक्टर सिंह केसरी का नाम सामने आते ही छायावाद के शीर्ष काल और उत्तरार्ध दोनों की झंकृति कानों में होने लगती है। जिस सौहृदता एवं सजगता के साथ केसरी जी ने साहित्य का निर्माण किया, उसमें कृतित्व के साथ उनके व्यक्तित्व का भी अंश निहित है। आज से 50-60 साल पहले ये उन्होंने लिखा 95 में, तो अभी से यदि हम इसमें और 25 पर जोड़ दें तो 75-80 साल पहले हिंदी में प्रकाशित किसी पत्रिका के पन्नों को उल्टें तो उसमें बिहार के अनेक ऐसे काव्य मनीषी देखने को मिलेंगे जिन्होंने छायावाद के युग में पल बढ़कर छायावादोत्तर शिल्प शैली को ग्रहण किया, जिसमें प्रयोगवाद और प्रगतिवाद दोनों का पुट था। सब श्री रामधारी सिंह दिनकर, मोहनलाल महतो वियोगी, प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त, नागार्जुन था आरसी प्रसाद सिंह के नाम इसी पीढ़ी से उन नायकों में लेना आवश्यक है जिनकी बागडोर श्री कलेक्टर सिंह केसरी संभाले हुए थे। कलेक्टर सिंह केसरी जी की कविताओं से हम लोग बचपन में उनकी कविता अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ते रहे और उससे लाभान्वित होते रहे।
हिंदी साहित्य में छायावाद की प्रवृत्ति विभिन्न दिशाओं में ढलती चली गई। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं राष्ट्रीय चेतना को समाहित करती रही, पर किसी न किसी रूप में छायावाद का प्रभाव रहा। कलेक्टर सिंह केसरी पर भी छायावाद का प्रभाव था। वो छायावादी कविता से उनके काव्य शुरू हुए, लेकिन समय के साथ उसमें परिवर्तन भी आते गए। कलेक्टर सिंह केसरी प्रकृति काव्य के अनुपम चितेरे माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत के बाद वे प्रकृति के दूसरे सुकुमार कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रकृति की छटाओं में बिखरा हुआ सौंदर्य बोध केसरी की कविताओं की विशेषता है। वो प्रकृति में जीवन और जीवन में प्रकृति की शुभ्रता के कवि हैं। उन्होंने खुद जो उनकी ग्रंथावली है उसमें उन्होंने कथा के रूप में लिखा है कि काव्य बीज बचपन से ही उनके साथ हो लिए, और हरिओद की कविता को उन्होंने जिक्र किया है। हे वन पंछी देख तुझे लोचन ठंडे होते मेरे, चोंच पंख सोने मनियों के, मन के बने हुए तेरे, मानो बने हुए तेरे। और उन्होंने आगे भी लिखा है, जो अभी प्रमोद जी उद्धृत कर रहे थे, गंगा कछार की शीतल सलोनी छवियां मुझ पर अनजाने जादू कर देती थी, और कभी कभी मैं गांव की सघन अमराइयों में निरुद्देश घंटों घुमा करता। आज सोचता हूँ जन्मजात कवि बीच पर गवई गांव की छवियों ने उपयुक्त रस बर्षण कर दिया था। केसरी जी की काव्य संसार की समीक्षा के क्रम में हिंदी के प्रख्यात आलोचक आचार्य नलिन मोहन शर्मा ने कहा, केसरी हिंदी के ऐसे अपवाद कवि हैं जिन्होंने शिल्प विधि एवं प्रकृत भाषा शैली के अनुरूप आंचलिक कविताओं की रचना की। इस कथन में एक नई आंचलिक काव्यधारा का संकेत मिलता है। मराली की 73 कविताओं में एक कविता जीरादेई भी है, जिसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्वाभाविक उल्लेख है। ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है। वो धर्म क्षेत्र के वीर मिटा, यह युद्ध नीति दानवता की, अरि को परास्त कर सके प्रीति से रीति यही मानवता की, सिहरी बिहार की भूमि बचा लो, लाज तथागत की कोई, लो मेरा यह राजेंद्र गर्व से बोल उठी जीरादेई। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक मैं जो पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा कि शुरू में कलेक्टर सिंह केसरी की जगह पर कमल हुआ करता था, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जो उनके सहपाठी थे, उन्होंने कमल की जगह उसको केसरी कर दिया। और उसके बाद देखते हैं कि केसरी जी ने उसको, उस केसरी जो उनके शब्द जुड़े, उनके उपनाम जुड़े, उनके साथ जुड़े, उसका बखूबी निर्वहन भी किया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अब ये माइक पुनः लौटाता हूँ प्रमोद जी के पास, और वो वक्ताओं से जो लोग जुड़े हुए हैं और उनको सुनना चाह रहे हैं, उसके बीच से मैं हटता हूँ और माइक मैं सौंपता हूँ श्री प्रमोद जी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः सब लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच स्वागत भाषण कर रहे थे श्री सुमन कुमार, निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग। इन्होंने कलेक्टर सिंह केसरी की जीवनी के बारे में भी बड़ी अच्छी जानकारी दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को शुरू करूं विद्वान वक्ताओं के द्वारा। इसके पहले कलेक्टर सिंह केसरी रचित एक छोटी सी कविता बापू शीर्षक कविता है। बापू, कैसे माने हम योत चांद सूरज के उतरल माटी में, कैसे माने हम योत चांद सूरज के उतरल माटी में, कैसे मानी भगवान समा गैलन मानुष के काठी में, जड़ गैल फिरंगिनियन के लंका, बाजिल आजादी के डंका, ऐसन अगिया बैताल जगौलन कैसे एक लुकाठी में, कैसे मानी हम बापू के परगास नजर से दूर भइल, अबहू बारन आसमान के चमचमात जानवी ऐसन, जे भूल गईल बापू के उनका खातिर भूप अनहरिया बा, जेकरा भीतर के आंख रही वो बापू के अबहू देखी, जे अनहर बा उनका खातिर तब पर्वत बनल देहरिया बा, हम समझत बानी मौत खेल है एगो आंख मिचौनी सन, बापू रहलन इंसान बात ई लागत अनहोनी ऐसन।
अब मैं विद्वान वक्ता श्री कमला प्रसाद, वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार, कुशल अधिवक्ता को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप कलेक्टर सिंह केसरी पर अपना वक्तव्य दें। इस समारोह के अध्यक्ष और हिंदी प्रगति समिति के माननीय अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कवि श्री सत्यनारायण जी, उपाध्यक्षा डॉक्टर सविता सिंह नेपाली जी, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के निदेशक श्री सुमन कुमार जी, उप निदेशक श्री अनिल कुमार लाल जी, और इस कार्यक्रम का सारथी दायित्व संभाल रहे हमारे संचालक मित्र बंधु डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी, और इस वेबिनार से जुड़े सभी मित्रगण, देवियों और सज्जनों, प्रोफेसर हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर विजय कुमार शांडिल्य जी, जिन्होंने राजभाषा विभाग में दूसरे क्षेत्र में भी, पत्रिका के क्षेत्र में भी शांडिल्य जी ने योगदान दिया है, उनकी उपस्थिति से हम आह्लादित हो रहे हैं। और सभी मित्रगण जो इस आयोजन से जुड़े हैं, देवियों और सज्जनों, आज का शुभ समारोह एक महत्वपूर्ण समारोह है। समय तो रुकता नहीं है, समय का चक्र, काल चक्र चलता रहता है, और केसरी जी के जाने के बाद 3 दशक से भी अधिक का समय गुजर गया है। कलेक्टर सिंह केसरी अविभाजित शाहाबाद जिले के रहने वाले थे, और मेरे स्वर्गीय पिताजी उनके बारे में कभी कभी चर्चा करते थे। जिस गांव में कलेक्टर सिंह केसरी का जन्म हुआ, गंगा के किनारे एकौना नामक गांव में, उसमें सब पढ़े लिखे लोग और अधिकारी स्तर के लोग थे, और मेरे पिताजी चर्चा करते थे। उनकी थोड़ी बहुत रुचि उर्दू शेर शायरी में थी, और मेरा अपना अनुभव है, जब मेरी उम्र 13-14 साल की थी 1956 में, तो मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करके आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ा, और मेरे पिताजी मुझे एकौना लेकर गए, जो कलेक्टर सिंह केसरी का गांव है, गंगा के किनारे, मनोरम गांव, प्रसिद्ध गांव, आरा से उत्तर, रेलवे स्टेशन से उत्तर, और उस समय ऑटोमोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। 1956 में, 60-65 वर्ष पहले की बात है। टमटम से हम लोग दोनों, मेरे पिताजी और हम, जाते थे, और उनके गांव में एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य रहते थे। उनका इलाज हुआ और मुझे फायदा भी हुआ। इसलिए कलेक्टर सिंह केसरी के गांव से मेरा भावनात्मक लगाव भी है, और मेरा ननिहाल भी उनके गांव के बगल में ही। कलेक्टर सिंह केसरी अंग्रेजी के छात्र थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और अंग्रेजी की बड़ी प्रतिष्ठा थी उस जमाने में। जैसे हरिवंश राय बच्चन, जैसे रामविलास शर्मा, जैसे रघुवीर सहाय, इन लोगों ने अंग्रेजी का अध्ययन करते हुए भी हिंदी की सेवा की। कलेक्टर सिंह केसरी ने भी अंग्रेजी का अध्ययन करते हुए हिंदी कविता और हिंदी गद्य की सेवा की। अभी श्री सुमन कुमार जी, हमारे श्रीमान निदेशक, बता रहे थे, परिचय दे रहे थे, और नलिन विलोचन शर्मा जी का भी उल्लेख कर रहे थे प्रकृति के संदर्भ में कलेक्टर सिंह केसरी की कविताओं के बारे में। और प्रमोद जी उनकी एक भोजपुरी कविता का भी उल्लेख कर रहे थे, बापू। 3 भाषाओं की सेवा की कलेक्टर सिंह केसरी ने। भोजपुरी में बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। महात्मा गांधी पर यह जो बापू शीर्षक कविता है, वो बहुत ही उत्कृष्ट कविता है। और
अच्छे अच्छे साहित्यकारों ने, हिंदी के यशस्वी साहित्यकारों ने भोजपुरी में भी लिखा है। कलेक्टर सिंह केसरी ने प्रशासनिक पद का निर्वाह भी बहुत सफलता पूर्वक किया। वे समस्तीपुर कॉलेज में प्राचार्य भी रहे, प्राध्यापक भी रहे, उसके संस्थापक भी रहे। अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान, अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने एमए किया था और अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य अपने शीर्ष पर थी, अंग्रेजी भाषा अपने शीर्ष पर थी, अंग्रेजी साहित्य का बड़ा मान था और उस समय के वे एक मेधावी छात्र थे। निदेशक जी ने कहा कि वे दिनकर जी के सानिध्य में भी थे, मित्रता का भाव था और उनका नाम उन्होंने केसरी किया, उपनाम। बहुत गंभीरता पूर्वक कविता पढ़ते थे और अभी आपने उनको देखा भी एक चित्र में। वो स्वच्छंद धारा के कवि हैं कलेक्टर सिंह केसरी, हमारे समय के प्रमुख कवि हैं कलेक्टर सिंह केसरी। विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी। अंग्रेजी के कवियों से अवश्य ही प्रभावित होंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ से, जॉन कीट्स से, पीबी शेली से, जो प्रकृति के कवि थे, रोमांटिक एज के कवि, अंग्रेजी साहित्य के कवि। ओड टू नाइटिंगेल लिखने वाला जॉन कीट्स, ओड टू वेस्ट विंड लिखने वाले पीबी शेली और रेनबो, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता। केसरी जी अंग्रेजी के अध्येता होने के कारण, छात्र होने के कारण, प्राध्यापक होने के कारण अंग्रेजी के कवियों से, इन प्रकृति के कवियों से प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने प्रकृति परक कविताएं लिखी। आज प्रकृति पर बहुत बड़ा संकट है, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है और प्रकृति नहीं बचेगी तो मनुष्य कैसे बचेगा। नदियां, समुद्र, बाग बगीचे, फुलवारी, कानन, ये सभी, इन सभी का अस्तित्व खतरे में है और कवि दृष्टा होता है, वह दूर की चीजें देखता है। केसरी जी वैसे कवि थे जिन्होंने प्रकृति के महत्व को समझा था। अभी कहा निदेशक जी ने कि सुमित्रानंदन पंत के बाद प्रकृति के अद्भुत कवि हैं पंत जी और प्रकृति के बड़े ही सक्षम समर्थ कवि हैं कलेक्टर सिंह केसरी जी। और केवल प्रकृति पर नहीं लिखा, और प्रकृति पर लिखने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है कि प्रकृति जीवन का अंग है। प्रकृति बचेगी, बादल बचेंगे, मेघ बचेंगे, वर्षा की बूंदें रहेंगी, नदियां बचेंगी, हरियाली बचेगी, जंगल विपिन बचेंगे तो जीवन भी बचेगा। हम प्रकृति के साथ जुड़े हैं और अंग्रेजी कवियों का एक बड़ा दर्शन है प्रकृति के साथ। केसरी जी भी वह चीजें देख लेते हैं, वे चीजें देख लेते हैं प्रकृति में जो आम आदमी नहीं देख पाता। अपने समय के अग्रगण्य कवि हैं कलेक्टर सिंह केसरी और अभी चर्चा चल रही थी कि उन्होंने निर्धनों पर भी कविताएं लिखी हैं। कविता मूलतः संवेदना है। हमारे सांडीली जी यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण जी बैठे हैं। कविता मूल्यतः संवेदना है, ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और संवेदना बचेगी तो जीवन मूल्य बचेगा और जीवन मूल्यों को बचाना बहुत अनिवार्य है, अनिवार्य ही नहीं बहुत अनिवार्य है। और जीवन मूल्यों का क्षरण हो रहा है, प्रकृति का क्षरण हो रहा है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं और शहरों में धुआं है, कोलाहल है, वायु की कमी है, पर्यावरण में प्रदूषण है। इसलिए कवि ने प्रकृति पर कविताएं लिखकर जीवन के महत्व को रेखांकित करने का प्रयास किया। प्रकृति पर कविता किसी भी कवि की हो, वह जीवन मूल्य की कविता है। वह केवल एक मनोरम सुंदरता की कविता नहीं है, सौंदर्य की कविता नहीं है, वह जीवन की सांस की कविता है, प्रकृति की कविता। ए पोएम ऑफ नेचर इज ए पोएम ऑफ लाइफ, जीवन की कविता है। और केसरी जी जीवन के कवि थे, अपने समय के लोकप्रिय कवि थे
और लोकप्रियता और अस्तरीयता, ये दोनों साथ रह सकते हैं। ये दोनों गुण किसी कवि में साथ रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोकप्रिय है वो स्तरीय नहीं है। मैथिली शरण जी लोकप्रिय कवि हैं, स्तरीय कवि हैं। तुलसीदास जी लोकप्रिय कवि हैं, स्तरीय कवि हैं। दिनकर जी लोकप्रिय कवि हैं, स्तरीय कवि हैं। कलेक्टर सिंह केसरी भी अपने समय के लोकप्रिय कवि हैं और स्तरीय कवि हैं। और उन्होंने विपुल मात्रा में काव्य का सृजन किया। उनकी एक कविता भिखारिन पर भी है, निराला की भी एक कविता भिक्षुक पर है, और जहां तक मुझे याद है विलियम वर्ड्सवर्थ की भी एक कविता बेगर पर है, बेगर, भिक्षुक पर है। समाज के इन छोटे छोटे लोगों को, तथा कथित छोटे छोटे लोगों को देखने का काम कवि करता है। सूक्ष्म दृष्टि के कवि हैं कलेक्टर सिंह केसरी। और अंग्रेजी के प्रकृति प्रेमी कवियों की चर्चा तो मैंने की ही। छंद के सक्षम कवि हैं, छांदसिक कविताओं की रचना की उन्होंने। और वो समय था 50 का दशक, 1960 के आसपास, जो छंद की कविताएं पढ़ती थी और पढ़ाई जाती थी। और पाठ्यक्रम में केसरी जी की एक कविता हम लोग पढ़ते थे 10th क्लास में, 1958 में, 10वीं कक्षा में। आदमी शीर्षक कविता, और बहुत मार्मिक कविता थी। उस मर्म की चर्चा कर रहे थे प्रमोद जी। मार्मिक कविता, उसकी 2-3 पंक्तियां मुझको याद हैं। किंतु रो रो कह रहा इतिहास यह, आदमी का शत्रु केवल आदमी। वह विश्व राजनीति हो, विश्व कूटनीति हो, देश देश के बीचों का संबंध हो, चुनाव को लेकर पार्टियों का संबंध हो, आदमी का शत्रु केवल आदमी है। इसलिए आदमी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कवि कविताएं लिखता है। और इस आशंका को, इस डर को कलेक्टर सिंह केसरी ने अपनी कविता में रूपायित किया है, अंकित किया है, जो पहली बार पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिली थी मुझको। कलेक्टर सिंह केसरी की कविता, आरसी बाबू की कविता जीवन का झरना, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। दिनकर जी की कविता, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुष्प वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। जानकी वल्लभ जी की कविता, किसने बांसुरी बजाई, कैसे इतनी कठिन रागिनी कोमल सुर में गाई। गोपाल सिंह नेपाली की कविता, भाई बहन तू चिनगारी बनकर उड़ी, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा हराती गंगा मैं झेलम बेहाल बनूं। तो वो कविता का एक समय था, वो युग होता है कविता का। और उसमें कलेक्टर सिंह केसरी ने काफी ख्याति अर्जित की। आलोचना की बात छोड़ दें, किसने किस पर क्या लिखा, किसने किसको गौण किया, किसने किसको मौन किया, किसने किस पर कलम चलाई, किसने किस पर कलम नहीं चलाई, लेकिन प्रसिद्धि कलेक्टर सिंह केसरी की कभी मिटने वाली नहीं है। और आज भी उनका साहित्य है, अमर है साहित्य है। और आज आप ये जयंती मना रहे हैं, इस जयंती में शामिल होकर मुझे बहुत अवगाहन का अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है कि मैं अवगाहन कर रहा हूं। वे बड़े पढ़े लिखे कवि, हिंदी के बड़े कुछ यशस्वी कवि औपचारिक रूप से बहुत शिक्षित नहीं हुए, लेकिन कलेक्टर सिंह केसरी ने ऊंची डिग्री प्राप्त की। दिनकर जी बीए ऑनर्स थे इतिहास में, प्रभात जी एमए थे हिंदी में, केसरी जी एमए अंग्रेजी साहित्य में। उसी तरह हमारे अध्यक्ष जी सत्यनारायण जी एमए हैं साहित्य में, ये हिस्ट्री में, इतिहास में। तो बड़ी बड़ी ऊंची डिग्रियों को लेकर भी लोगों ने हिंदी साहित्य की, हिंदी कविता की, हिंदी गद्य की सेवा की है। यह हमारा सौभाग्य है पाठकों का, और उनसे हमें सीखना चाहिए। बिहार के बाहर के भी कवियों ने हिंदी की बड़ी सेवा की है। बच्चन जी तो खैर कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट थे, लेकिन हिंदी की बहुत सेवा की अपने काव्य पाठ से भी। केसरी जी का काव्य पाठ भी गंभीर होता था, दिनकर जी का भी काव्य पाठ प्रभावशाली होता था। और भाषा एकदम प्रवाहमयी, लय तुक प्रवाह में कविता के व्याकरण को मानते हुए भाषा बढ़ती थी। और अभी कहा निर्देशक जी ने जीरा देई कविता की चर्चा की, वो बहुत एक ड्रामेटिक ढंग से शुरू हुई है वो कविता।
नाटकीय ढंग से एक पथिक को कह रहे हैं, कवि केसरी जी कह रहे हैं, तू आंख फाड़ क्या देख रहा रे, यह तो निपट गांव गंवई, पर कर प्रणाम यह है बिहार का वृंदावन जीरादेई। और जीरादेई का बड़ा नाम था। राजेंद्र बाबू अगली पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी, बहुत मेधावी छात्र, बहुत प्रसिद्ध वकील और त्याग पुरुष और मनुष्यता के सच्चे प्रतीक थे। दिनकर जी भी प्रभावित हुए हैं राजेंद्र बाबू से, और उन्होंने लिखा है राजेंद्र बाबू के बारे में कि जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज। आज राजनीति बहुत बदल गई है, मूल्यों की राजनीति होती थी और राजेंद्र बाबू ने दिया देश को, और कवि प्रभावित है। उसी तरह उनकी एक दूसरी कविता है पूरन सिंह, जो स्वतंत्रता सेनानी थे भोजपुर के। वो एक पत्रिका में मैंने वो कविता पढ़ी है। और पूरन सिंह ने 42 के आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दिया था, और कालक्रम में देश आजाद हुआ तो उनकी कन्या का विवाह करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो कलेक्टर सिंह केसरी ने पूरन सिंह नामक कविता में, जो स्वतंत्रता सेनानी पर है, जो एक देशभक्त पर है, कहा, हे बंधु दीप तो आजादी का जला, किंतु क्या हुआ लाभ, जब पूरन सिंह जैसे लोगों का अंधकार हम हर न सके। निर्धनों के प्रति, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति कलेक्टर सिंह केसरी की संवेदना थी। और कविता मूलतः हृदय की चीज है। मस्तिष्क और हृदय में जब विवाद हो तो कवि को हृदय का साथ देना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कलेक्टर सिंह केसरी हृदय के कवि थे, संवेदना के कवि थे, और वे एक सच्चे कवि थे। कलेक्टर सिंह केसरी, उन्होंने अपना काम किया। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के वे सदस्य भी रहे और उसके अध्यक्ष भी रहे, और दोनों ही पदों को सुशोभित किया। क्या प्रतिष्ठा थी उनकी। आज तो बहुत विरल लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, और हिंदी के गौरव हैं हमारे बिहार के उत्तर छायावाद में। ठीक है, छायावाद का प्रभाव उनकी कविताओं पर है, लेकिन वो हिंदी के गौरव हैं उत्तर छायावाद में, हमारे बिहार के कवियों में। और केसरी जी ने पाठ्यक्रम में उनकी कविताएं तो पढ़ाई जाती थी। जगदीश शरण जी की कविता, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है थी अवनी और अंबरतल में। ये कवि पढ़ाए जाते थे स्कूलों में। आज लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, यूट्यूब के जमाने में कविता कहीं विलीन हो रही है। राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग यह आयोजन करता है। ये बड़े गर्व की बात है, ये बड़े गर्व की बात है। अंधेरे में एक दीप जलाता है राजभाषा विभाग और उसके परिवार के सभी सदस्यगण, और इसमें एक कवि इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, एक संस्कृत के प्राध्यापक और हिंदी के सेवी शांडिली जी इसमें उपस्थित हैं। और मुझको आकर बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी, बहुत ऊर्जा मिलती है। मैंने कहा प्रमोद जी को कि भाई मैं 11:30 तक आ जाऊंगा। उन्होंने कहा भी कि शांडिली जी भी आने वाले हैं, और मैं आया 11:30 तक। और मैं निदेशक महोदय के शिष्टाचार से भी बहुत प्रभावित हूँ। उनके पास बैठा 15 मिनट और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। सत्यनारायण जी के बारे में भी चर्चा हुई। तो कलेक्टर सिंह केसरी, दिनकर जी की एक पंक्ति है, कवि कोविद दिनकर जी की 4-5 पंक्तियां हैं रश्मि रथी में। हम बहुत अधिक राजनीति की ओर मुड़ते जा रहे हैं, हम बहुत अधिक व्यवसाय और व्यापार की ओर मुड़ते जा रहे हैं, हम बहुत अधिक भौतिकता की ओर मुड़ते जा रहे हैं। तो दिनकर जी ने इसको चुनौती देते हुए लिखा रश्मि रथी में, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से इन्हें पूज्य जब तक न कभी वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे कुछ भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। आप उनकी जयंती मनाते हैं, कवियों की, रचनाकारों की, लेखकों की। ये बहुत बड़ा काम करते हैं,
ये पीढ़ियों को बनाने का काम है, पीढ़ियों को संवारने का काम है। आज कहीं भ्रम हो गया है और लोग भौतिकता के जाल में फंस रहे हैं, लेकिन कविता आदमी को मनुष्य बनाती है, कविता आदमी को आदमी बनाती है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके आप एक बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम करते हैं। और राजेंद्र बाबू से केवल केसरी जी प्रभावित नहीं थे। जहां तक मुझको स्मृति है, मैंने सरोजनी नायडू का पढ़ा है, एक छोटा सा लेख राजेंद्र बाबू के बारे में, जो खुद कवित्री थी सरोजनी नायडू जी। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, वन रिक्वायर्स ए गोल्डन पेन डिप्ड इनटू हनी टू राइट अबाउट द यूनिक पर्सनालिटी ऑफ बाबू राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू के बारे, व्यक्तित्व के बारे में लिखने के लिए सोने की कलम को शहद में डुबोकर लिखना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं स्नातक का छात्र था 1962 में, और राजेंद्र बाबू मई के दूसरे सप्ताह में अवकाश प्राप्त कर पटना आए थे, तो मैं अपने आवास से साइकिल से वहां गया था। उस समय ऑटो का प्रचलन नहीं था, सदाकत आश्रम में मिलने गया था। ये बहुत बड़ा एक स्मृति है, स्मृतियों के द्वार से यह कह रहा हूं। और मुझको बहुत खुशी होती है कि ऐसे आयोजन बिहार में कहाँ होते हैं, बहुत कम। और आप नियमित रूप से करते हैं, पूरे वर्ष तक साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। आज के इस शुभ दिन पर हम राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी गण, सदस्यगण, सभी बंधुओं मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और अगले साल के लिए, इस साल के लिए जो आगे समय का प्रवाह होगा, उसमें ये पहला कार्यक्रम है शायद, मेरी जानकारी के मुताबिक। और मैं बहुत प्रोत्साहित हूं और अपने को धन्य मानता हूं कि आप जैसे विद्वानों के समक्ष कुछ बोलने का साहस कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच श्री कमला प्रसाद, वरिष्ठ कवि, साहित्यकार एवं कुशल अधिवक्ता, कलेक्टर सिंह केसरी पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। इनकी सुस्पष्ट वाणी इतनी अच्छी लग रही थी कि इनकी बड़ाई जितना भी करें, सूरज को दीपक दिखाना मात्र होगा। कह रहे थे, आदमी का शत्रु केवल आदमी है। आदमी को विष इतना हो गया है, आदमी को विष इतना हो गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। कल सुनोगे आदमी के काटने से कोई सांप सड़क पर पड़ा हुआ था। अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हुए भी कलेक्टर सिंह केसरी ने जो हिंदी सेवा की, वह राष्ट्र सेवा है, हिंदी प्रेम है। रत्न कनीसी सुधा सनीसी, विधु पदनीसी सदा सही, हंस वाहिनी सी या हिंदी भली लगेगी किसे नहीं। हिंदी के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। विभा की फूटती लौ को तुमको घन रोक लेंगे क्या, महज दो चार है तिनके प्रभंजन रोक लेंगे क्या। हिंदी के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। आज भी हमारे साहित्यकारों से हिंदी धन्य है। हमारे बीच श्री कमला प्रसाद जी आए, उनकी स्पष्ट वाणी से, उनकी विद्वता से हम प्रभावित हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे दूसरे वक्ता श्री विजय कुमार शांडिल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, हिंदी विभाग, वासुदेव संस्कृत महाविद्यालय, अकबरपुर, पटना है। मैं उन्हें कलेक्टर सिंह केसरी पर अपना वक्तव्य देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। ओम उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभ। इस मंच को श्रृंगारित करने वाली विभूतियों को प्रणाम करता हुआ मैं अपने श्रद्धेय कवि कलेक्टर सिंह केसरी की प्रभा को, उनके व्यक्तित्व को
उनकी कृतियों को, उनके दृष्टिकोण और जीवन मूल्यों को पारित करता हुआ पहले उनके चरणों में एक गीतांजलि अर्पित करता हूँ। कविता से कविता की अर्चना, शब्द से शब्द का वंदन, संवेदनाओं से संवेदनाओं की पूजा। हमारे राज्य कवि सत्यनारायण जी अध्यक्ष कविता के उद्यान में सूर्यमुखी है। देश पूरा विभाग काव्य के उत्सव में संलग्न है और इस रूप में कलेक्टर सिंह को याद करते हुए तेरा झाई की तरह बाएं से सुमन जी याद आ जाते हैं। हमारे निदेशक, इनके व्यक्तित्व में कविता मुस्कुराती रहती है, इनके व्यवहार में काव्य झांकता रहता है, जिनकी उपस्थिति से सामने वाला पुलकित होता है। यह औपचारिक वक्तव्य नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, यह मेरे मन में घिरे हुए उन आलोक वृत्तों का स्फुलिंग है जो शब्द से साहित्य तक की यात्रा पूरी करता है। अपने इस कवि के प्रति प्रकृति के अनुसार कवि कलेक्टर सिंह केसरी के प्रति एक गीतांजलि अर्पित करता हूँ। चर्चा रिक्त चंद्र किरणों की शीतलता में छिपे रहे, चर्चा रिक्त चंद्र किरणों की शीतलता में छिपे रहे, किंतु प्रकृति के आंचल पर तुम अक्षर अक्षर दिपे रहे। इस स्वदेश की नीति से उज्ज्वलित मन कवियों का था, एक राग तुम में भी आकर बसा हुआ छवियों का था। इसमें था उल्लास देश की माटी नया बनाने का, जन जन में चिर राष्ट्र प्रेम का नूतन भाव जगाने का। तुमने था आदर्श बनाया जीरा देई के स्वर को, मुक्त कराना क्रूर फिरंगी शासन से अपने घर। प्रेम और सौंदर्य लुभाते हैं कविता के कानन में, दीप्ति उसकी सदा झलकती तेरे भी मृदु आनन में। कठिन कल्पना में उलझे नहीं, कठिन कल्पना में उलझे नहीं, केवल काव्य दिखाने में, किसी कारवां में चुपके से अपना नाम लिखाने। उत्तर छायावादी स्वर को तुमने दी पहचान नहीं, मानवता के किसी स्वप्न को दे दी तुमने तान नहीं। आंसू की बूंदे नहीं केवल अग्निकणों की आहट है, उधर दृष्टि जाती थी तेरी जिधर मनुज मरमाहत है। कविता में ही पिरो दिए हैं तुमने अंचल के उपहार, व्यस्त प्रकृति में मस्ती मुक्ति शक्ति का अनुपम उपहार। स्वच्छ चांदनी श्यामल दूबों पर इठलाती जितनी बार, विश्व पत्र को नई लालिमा से रंगता वसंत कविजार। मौसम बदला ही करता है नए नए त्योहारों का, मौसम ही बदला करता है नए नए त्योहारों का। मधुजल से अभिषेक हो रहा नभ के नए सितारों का, नमन चढ़ाते हैं हम तेरी निर्मल भाव समाधि पर। विजय प्राप्त कर लेंगे कविवर मन की जग की व्याधि। वस्तुतः कविता मात्र संवेदना नहीं है, संवेदना का उत्खनन है, एक प्रफुल्ल मनोवेग का उल्लास है, एक विवृति है हमारी चेतना की उन तरंगों की जिसे हम शब्दों में बांध कर
हृदय के उल्लास को व्यक्त करते हैं। यह हृदय का उल्लास मात्र नहीं, विश्व के साथ, सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ जो कुछ घटित हो रहा है उसकी अंतरंगता को हम आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं और अपनी संपूर्ण अनुभूतियों को प्रांजल करके शब्दों में ढाल देते हैं। ये ढले हुए शब्द केसरी जी के काव्य में प्रकृति के मुक्त उल्लास के रूप में व्यंजित हुए हैं। छायावाद की भाव भंगिमा प्रकृति के उल्लास को नियंत्रित करती है और केसरी जी की भाव भंगिमा प्रकृति के उल्लास को विस्तृत करती है। यह विस्तार नागर बोध से परे ग्रामीण अंचलों, ग्राम के सौंदर्य और साधारण मनुष्य की विप्सा, साधारण मनुष्य की विप्सा से, लिप्सा से भरी हुई है। केसरी जी ने इस ग्रामीण अंचल के सौंदर्य का अपनी कविताओं में निरूपण किया है। उसके संदर्भ में, उसकी प्रतिक्रिया में आचार्य नवीन विलोचन शर्मा कहते हैं कि केसरी हिंदी के वैसे अपवाद कवियों में हैं जिन्होंने शिल्प विधि या प्रकृत भाषा के अनुरूप आंचलिक कविताओं की रचना की है। बड़ी गौर करने की बात है। अंत हिंदी कविता के किस कवि माने गए? सुकुमार कवि। प्रकृति के चित्रों के अनुपम चितेरा माने गए। रम्या से या उनकी और कविताओं से प्रकृति की पहचान होती है। जब पंत कहते हैं छोड़ प्रकृति से भी मत, छोड़ ध्रुवों की भी छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, तेरे बाल जाल में, तेरे काले बाल जाल में कैसे उलझा हूँ लोचन, भूल अभी से इज्जत। यहाँ एक आंतरिक प्रतिरोध है। प्रकृति का मापदंड, प्रकृति का सौंदर्य पंत के हृदय को उद्वेलित करता है, लेकिन यह उद्वेलन नारी के सौंदर्य से हक जाता है। पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे, बादलों से खेलना बंद नहीं करेंगे, बालों, काले बालों की उलझनों में नहीं गिरेंगे, या तो व्यक्तित्व का एक हिस्सा हुआ। प्रकृति के संपूर्ण विस्तार का, प्रकृति के मार्मिक क्षणों का, दृश्यों का कितना स्फालन किया है हमारे कवि डॉक्टर श्री केसरी ने, उतना हिंदी में मैं देखता हूं केदारनाथ अग्रवाल को छोड़कर किसी के पास नहीं। प्रकृति परक कविताएं प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों ने, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवियों ने, अजय ने, कथकी पूनो, नागार्जुन ने भी कविताएं लिखी प्रकृति की। बादल को गिरते देखा है, अनुपम कविता है, बादल को गिरते देखा है। लेकिन केदारनाथ अग्रवाल की वह कविता हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, जो उन्माद पैदा करती है, जो आवेग पैदा करती है, वह है वस्तुओं और दृश्यों के बीच एक संगठन उत्पन्न करती है। और इस संगठन की प्राथमिकता आरंभ केसरी जी से होता है। इसीलिए केसरी जी प्रकृति के अनूठे कवि हैं, आंचलिक कवि। कविता में आंचलिकता की धारणा नहीं बनी। गद्य में, उपन्यासों में आंचलिक शिल्प
का विवेचन हुआ, खूब हुआ, अब तक लगातार हो रहा है, नई विधा के रूप में ये मान्यता मिल रही है। लेकिन कविता के साथ में परंपरा चल नहीं पा, क्यों नहीं चल पा? प्रकृति के चित्रों के साथ, प्रकृति के मधुर, क्रूर, विभत्स, क्रूर, भयंकर और आकर्षक मनोभावों को अलग अलग अनुभूतियों में परखने, महसूस करने और व्यक्त करने की क्षमता सब में नहीं। क्या क्षमता केसरी जी में थी? केसरी जी ने प्रकृति को इसी रूप में देखा है। उनकी प्रकृति गांव के सौंदर्य को, प्रकृति के अंचल को महसूस करती है। वे जब एक श्यामा युवती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उसके प्राकृतिक रूप सहस्रों का विन्यास करते हैं, तो लिखते हैं इंगुर वर्ण चरण पर कुमकुम, इंगुर वर्ण चरण पर कुमकुम, सी पग धूल लगी है, इंदिवर आनन पर श्रम श्री कर फूल झड़ी कभी, सरसों पर हल्दी, धानों पर कंचन छवि जो ढलगी, प्रतिबिंबित यह छवि उसके तन मन दर्पण में झलकी। शब्दों और दृश्यों का, शब्दों और दृश्यों का यह उनमें कविता को सौंदर्य प्रदान करता है। इंगुर वर्ण पर वह सौंदर्य लालिमा से, मुख की लालिमा से व्यक्त हो रहा है और कुमकुम की तरह उसके पैरों की पगधूली चमक रही है। यह एक श्रमिक कन्या का चित्र है जो खेतों में काम करके लौट रही है, जो किसान की पुत्र वधू पुत्री है। कलेक्टर श्री केसरी वहां जाते हैं जहां जमीन होती है और जहां जमीन से उपज आती है, अन्न आते हैं, भोजन मिलता है और धरती कृतार्थ होती है। इस दर्द को, धरती के उस सौंदर्य को, इस दर्द को, इस एक परिवेश को एक दूसरे रूप में भी व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि उसकी सांसों की हवा, उसका सौंदर्य धमक रहा है, पीला पीला, जैसे धान का रंग पीला है, सरसों का रंग पीला है हल्दी के जैसा। वह पीताभ आवरण ओढ़कर, प्रकृति का पीताभ आवरण ओढ़कर वह युवती अपने श्रृंगार से वेष्टित होकर अपनी ओर खींच रही है, आकर्षित कर रही है। खेतों में जो सौंदर्य है, खेतों की बात जब करते हैं, कटे खेत कविता उनकी है, इसमें फसलें कट चुकी हैं और उसके कटने के बाद जो बचा रह जाता है खेत खाली सा, उस खाली सा खेत के बारे में कहते हैं, बड़ी सौंदर्य से, बड़ी संपन्नता से कहते हैं, सीधे इस दयार, दयार को चमन कहूं, ओ वसुंधरे इसे विधान कहूं कि सृजन। कटे हुए खेत, गेहूं कट जाते हैं, अभी कटे हुए गेहूं में, अभी खेत खाली है, तो कवि की संवेदना उस खालीपन की ओर जाती है। यहाँ सृजन है, यहाँ निधन है, मृत्यु और जीवन दोनों का द्वार एक तरह से एक साथ खुलता है। कविताओं में, कलेक्टर श्री केसरी कविताओं में, उन खेतों में, गेहूं की खूंटियों में, उन ढेलों पर, मिट्टी के भुरभुरे कणों पर, जहाँ अभी हल्की हल्की धूप घासें जम रही हैं, जहाँ पशु चल रहे हैं, यह दृश्य भी कवि की आंखों से, दृष्टि कौशल से
ओझल नहीं होता, कभी उसको संपूर्णता में स्वीकार करता है। परिचयहीन की एक कविता है, मराली उनकी 73 कविताओं का संकलन है, पहला संकलन है। मराली की कविता में जो उद्घोष है, जो क्रांति है, जो राष्ट्रीय तत्व का अनुरेखन है, वह अद्भुत है। यह पंक्ति बड़े ही ध्यान देने वाली है। टिहरी बिहार की भूमि, पचाले लाज तथागत की कोई, लो मेरा यह राजेंद्र गर्व से बोल उठी हीरा। इस पंक्ति का उच्चारण हुआ है प्रमोद जी के द्वारा भी, कमला बाबू के द्वारा भी। इसके सौंदर्य पर और इसकी आग पर जरा सोच कर देखें, विचार करें। एक ज्वलित पिंड है कवि के हृदय में, जो अहिंसा की आग से तीव्र हो रही है। तथागत की अहिंसा और 42 के आंदोलन के करो और मरो की अहिंसा, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। तथागत की अहिंसा में, बुद्ध की अहिंसा में प्रतिरोध नहीं था, एक हल्की निष्क्रियता थी जो बौद्धिक स्तर पर घटित है। और यहाँ राजेंद्र बाबू की अहिंसा में, करो या मरो आंदोलन की अहिंसा में एक साहस है, प्रतिरोध है, प्रतिकार है, अन्याय का, शोषण का, तिरंगियों का, और सब कुछ झेलते हुए भी अपने शांत चित्त से लक्ष्य को स्थिर करते हुए उसे प्राप्त करना है। इस कविता के व्यंजना में यह सौंदर्य झलकता है। निश्चित रूप से तथागत की अहिंसा से जीरादेई के राजेंद्र की अहिंसा कहीं कहीं भिन्न अर्थों में बड़ी ऊंची दिखाई पड़ती है। अभी केसरी जी इसलिए तो कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि कोई भी कवि पीड़ा को पिए हुए बिना, पीड़ा के पिए बिना कवि नहीं हो सकता है। उसको पीड़ा पीना पड़ेगा। उसके कंठ में जब तक कालकूट नहीं पचेगा तब तक वो मानवता का जयघोष नहीं कर पाएगा। वह जयघोष मानवता का क्यों? क्योंकि कवि कहता है कि मैं गांवों का कवि हूं, मेरी कविता ग्राम छवि से समृद्ध। यह ग्राम छवि की समृद्धि उस कंठ की समृद्धि है जिसमें कालकूट पक जाता है, दब जाता है और कवि का प्रतिरोध मुखर हो जाता है। पावस के चित्रण में जैसे कालिदास ने मेघदूत में बादलों के रंग बिरंगी छवियों का वर्णन किया है, वैसी एक कविता है पावस की, लो रिम झिम की बजी चांद बांसुरी, प्रिय कदम अब फूलो। लो रिम झिम की बजी बांसुरी, प्रिय कदम अब फूलो, खोल पलक पर लो प्रियतम, घन श्याम काम छवि खीलो। यह वर्षा त्योहार स्वप्न अभिसार न खाली जाए, कल प्रभात में राशि राशि तुम वृंत वृंत में डूबो। यह पावस का मनोहारी वर्णन है। इसमें शब्द झरझर झरते हैं बूंदों की तरह, और इसका केंद्रीय शब्द है स्वप्न अभिसार। यह स्वप्न अभिसार, इसमें एक व्यंग्य है। वह व्यंग्य क्या है? भारत का स्वप्न केवल प्रेमिकाओं का स्वप्न नहीं है, भारत के युवकों का स्वप्न केवल प्रेमिकाओं का स्वप्न नहीं है, भारत की युवकों का स्वप्न स्वतंत्रता का स्वप्न, मुक्ति का स्वप्न, क्रांति का स्वप्न। और उसके अभिसार में भारत के युवा पीढ़ी, भारत के युवा अग्रसर है। यह स्वप्न अभिसार
घनश्याम काम छवि पीने वाले, काले मेघों में जो सुंदरता टपक रही है उसकी छवि को कितना प्रतीकात्मक है यह। ये काले मेघ क्या है? ये काले मेघ, एक घन बादल क्या है? हथकड़ियां हैं, लोहे की जंजीरें हैं। इन जंजीरों की झंझनाहट को कवि वर्षा की रिमझिम से एक नया संगीत प्रदान करता है। यह इस कविता की भाव गणना का उत्कृष्ट भाव सौंदर्य है। हम देखते हैं जहां जहां प्रकृति को अपनेपन से, आत्मीयता से, शब्दों की निष्णात चमक से कवि ने छुआ है, वह क्षण अमर हो गया। शब्द ही अमर नहीं हुए हैं, प्रकृति के वे क्षण अमर हुए हैं जिस क्षण से केसरी जी ने बिंबों को उतारा। ये बिंब सार्थक बिंब, ये बिंब व्यक्तित्व में केवल मधुभास भरने वाले नहीं है, ये बिंब उन्मुक्ति के बिंब हैं। और इन बिंबों पर कविता अपने स्वरूप में केसरी जी के व्यक्तित्व को एक नया निखार प्रदान करती है। वस्तुतः कविता के साथ अमृत नहीं पिया जाता। कभी अमृत पीकर बड़ा कवि नहीं होता, अंगार पीना पड़ता है, चिंगारियों से खेलना पड़ता है, झंझावातों से जूझना पड़ता है। कविता लिखना केवल फूलों को छूना नहीं है, फूलों के दुखते रगों को नई उंगलियों से प्रज्वलित करना, एक आग भरने के लिए। और वह आग भरते हैं केसरी जी अपनी कविताओं से। धीरे धीरे तो कहेंगे उस समय प्रतिवादी का विधारा चल रही, उत्तर छायावाद के बाद फिर प्रयोगवाद आया। कहते हैं लोग कि प्रयोगवाद और प्रतिवाद का असर है केसरी जी पर, लेकिन मुझे लगता है कि इनका असर प्रयोगवाद और प्रगतिवाद पर है, उन वादों का असर नहीं, इनका असर है। क्योंकि वे स्वयं स्वीकार करते हैं भूमिका में कि मैं कविता में विभाजन का पक्षधर नहीं हूं, कोई वाद कविता में स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि मैं पारंपरिक मूल्य संस्कृति से समझौता करने के लिए किसी मूल्य पर तैयार हूं। यानी अपनी जो भारतीय परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सात्विकता है, उस सात्विकता से आयातित सिद्धांतों को तोड़कर हम कविता करने के लिए तैयार नहीं है। स्पष्टता खुलकर कहूं तो मार्क्सवाद के किसी विवेचन को अपने अंतरंग में केसरी जी नहीं उतारे, क्योंकि उनके अंतरंग में भोगा हुआ यथार्थ जो आधुनिक कविता की परिभाषा बन चुकी है नई कविता में, इसके पहले भोगा हुआ यथार्थ डॉक्टर श्री केसरी कविताओं से मार्क्सवाद को ठग, क्योंकि एक विरोध उनकी कविताओं में दिखाई पड़ जाता है। वह विरोध है, आज नहीं कोरख कारा में गंध रहेगी बंद, आज नहीं कोरख कारा में गंध रहेगी बंद, विश्व पत्र पर कवि वसंत लिख रहा मुक्त के छंद। आज नहीं कोरख कारा में गंध रहेगी बंद, विश्व पत्र पर कवि वसंत लिख रहा मुक्त के छंद। और मंगल कामना, अंत में मंगल कामना करते हैं केसरी जी। खिले लोक मंगल का कमल सब चुंबित दिग दिगंत, खिले लोक मंगल का कमल सब चुंबित दिग दिगंत, रक्त रस में रंजित हो यह सकाल चक्र। को मोतियों को एक नए रंग में, लाल रंग में रंगने की जरूरत है, और वह लाल रंग क्रांति का रंग, वो लाल रंग उन रश्मियों का रंग होता है जो नई आभा लेकर
नई लालिमा लेकर वो तुमको जन जीवन को प्रेरित कर। धन्यवाद, फिर करो। प्रणाम सबको करो। अभी हमारे बीच श्री विजय कुमार शांडिल्य, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, हिंदी विभाग, वासुदेव संस्कृत महाविद्यालय, अकबरपुर, पटना, कलेक्टर सिंह केसरी पर अपनी विद्वतापूर्ण भाषण से हमें लाभान्वित किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। केसरी जी का उद्घोष है, विश्व पत्र पर कवि बसंत लिख रहा मुक्ति के छंद, जन पक्षधरता का बिहुवल कवि यह भी कह देता है, तुम महान हो नहीं तुच्छ लघु को वर्णनीय करो, अकथनीय को मेरी वाणी तुम कथनीय करो। मैं विजय कुमार शांडिल्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे विभाग को दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभी डॉक्टर सविता सिंह नेपाली, माननीय उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, नहीं जुड़ पाई हैं, अपरिहार्य कारण से वे नहीं आ सकी हैं। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति को सादर आमंत्रित करता हूं। हाँ, ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ ही क्षणों में वेब से जुड़ने वाले हैं। केसरी जी के बारे में अभी हमारे दो विद्वान वक्ताओं ने जो अपनी वाणी से रूबरू कराया, हम काफी लाभान्वित हुए। कविता सुंदरी उसी का वर्णन करती है जो हृदय, जो सच्चा और अच्छा हो, चरित्रवान हो। वह कुछ भी ना हो तो भी समाज का बहुत कुछ हो जाता है। यदि ये तीन गुण न हो तो व्यक्ति कुछ भी बन जाए, समाज का कुछ भी नहीं बन पाता। कविता सुंदरी भी उसी का वर्णन करती है जो कवि इन तीनों गुणों को आत्मसात कर केवल और केवल सत्य की साधना करता है। ऐसे ही कवि के कंठ में अपनी बाहों का दिव्य हार डालकर उसकी लेखनी में अपना सारा प्रेम उड़ेल देता है यह कविता। केसरी जी बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है। वे अनेक ऊंचे पदों को सुशोभित किए। उनकी कविताओं से हम काफी लाभान्वित होते हैं। जैसा कि डॉक्टर विजय कुमार शांडिल्य जी ने उनके प्रकृति प्रेम और अन्य कविताओं से हमें अवगत कराया है। कवि
कभी भी अपनी सुंदर रचनाओं के द्वारा देश को कुछ देता रहता है। प्रकृति काव्य के अनुपम चितेरे सुमित्रानंदन पंत के बाद वे प्रकृति के दूसरे सुकुमार कवि हैं। प्रकृति की छटाओं में बिखरा हुआ सौंदर्य बोध केसरी की कविताओं की विशेषता है। वे प्रकृति में जीवन और जीवन में प्रकृति की शुभ्रता के कवि हैं, प्रकृति की मुक्ति और मस्ती के कवि हैं। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी उन्होंने जीरा देई की कविता को लिखा है। सचमुच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के लिए ही नहीं वरन भारत देश के लिए एक अनुपम छवि पाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, मेधावी छात्र थे। उनकी उत्तर पुस्तिका को जब परीक्षक देखता है तो लिखता है द एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर। उनकी मेधा को हम शत शत नमन करते हैं। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री सत्यनारायण माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति को सादर आमंत्रित करता हूं। वहीं लगा दो, बटन के पास लगा दो, कान में लगाने की जरूरत नहीं है, माइक से जाएगा ना यार, कान के पास लगा तो हो जाएगा। चलो बोलिए, हो गया। हाँ बोलिए। आदरणीय मित्रों, आप सबको पता ही है कि आज हिंदी के एक विशिष्ट और वरिष्ठ रचनाकार कविवर कलेक्टर सिंह केसरी की चेक करेगा कलेक्टर सिंह केसरी के बारे में आगे एक बहुत मनोरंजक घटना से आप तक और आगे मैं जिक्र करूं। कलेक्टर सिंह केसरी, जैसा कहा भी गया, यहाँ जो वक्तव्य हुए हैं उनमें कलेक्टर सिंह केसरी अंग्रेजी की तरफ से, वो समस्तीपुर कॉलेज में प्रिंसिपल भी थे और उनका महत्व इसलिए है कि उन्होंने ग्रामीण जीवन की जो छवि अपनी कविता में उकेरी है वह निश्चित रूप से उनके समकालीनों से बिल्कुल पृथक है और बहुत ध्यान खींचती है। प्रकृति पर तो कई कविताएं ने पुस्तक भी ली, प्रकृति का वर्णन हर अच्छे कवि में मिल जाएगा, लेकिन यह कलेक्टर सिंह केसरी का जो प्रकृति चित्रण है वह उनके मानस से ही नहीं, उनके हृदय से भी रचा, हृदय से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वह मर्म स्पर्शी है और उसका महत्व है। बहुत पहले एक, जैसा मैंने कहा, आइए एक मनोरंजक घटना से शुरू करूं। बहुत पहले यहाँ गीत चेतना के कवि हुआ करते थे, राम गोपाल शर्मा रोटी। वो होली के अवसर पर जोगीड़ा शैली में छंदोबद्ध रचना करते थे और जो अपने समकालीन लोग उनको उन पर अपनी माने व्यंग के छींटे उस कविता में होते थे। आइए जब
कलेक्टर सिंह केसरी की जयंती आई तो हम रुद्र जी ने लिखा था कि माता पिता ने नाम रखा था पूत कलेक्टर हो। माता पिता ने नाम रखा था पूत कलेक्टर हो। और कटे खेत में लगे गाने आलू और मको, पुत्र यह कभी निकला। कटे खेत में लगे उगाने, यह पंक्ति महत्वपूर्ण है। कटे खेत उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है और शायद उनके रचना कर्म को या को बहुत गहरे रेखांकित करती है। तो वो कहते हैं कि उजड़ा दयार या चमन ओ वसुंधरे, इस परिवर्तन को सृजन कहूं या मरण कहूं। कलेक्टर सिंह केसरी ग्राम्य गांव की का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्राकृतिक छटा है, जिसमें सुषमा भी है और सौरभ भी है, जिसमें सुगंध भी है और सौंदर्य भी है, तो हम कलेक्टर सिंह केसरी उसी के कवि थे। और यह भी उल्लेख करना जरूरी होगा कि रहने वाले वो आरा से उत्तर सटा हुआ एक गांव है एकाउंट, वही के थे केसरी। और 6 मैंने उनको देखा और 6 फुटर हट्टा कट्ठा और गांधी टोपी पहनते थे। धोती कुर्ता तो पहनते ही थे, लेकिन गांधी टोपी वॉज ए मस्ट। तो यह गांधीवादी थे और इस हद तक गांधीवादी थे कि उन्होंने सिर्फ सिद्धांत के रूप में अपने आचरण में भी उस गांधीवाद को बरता है, प्रतिष्ठित किया। तो लोग कहते हैं कि वो प्रकृति, राग गायन और विपुल काव्य साधना से आंचलिक काव्य की सुषमा को मुखर करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। आगे की पंक्ति देखिए, उन्होंने एक साथ प्रकृति की मनोहारी सुषमा और समाज के उपेक्षित और पीड़ित लोगों की व्यथा कथा का चित्रण किया है। उन्हीं की पंक्तियां हैं, दैव पेट की भूख जहां हो वहां हृदय की भूख न देना। दैव पेट की भूख जहां हो वहां हृदय की भूख न देना। जलने को जो बनी चकोरी उसको चंद्र मयूख न देना। तो यह देखिए, जलने को जो बनी चकोरी उसको चंद्र मयूख न देना, मतलब उसकी नियति है चकोरी कि उसको जलना ही है। इसीलिए अगर चांद का मुखड़ा मिल जाए उसको तो शायद वो चकोरी जलने की वेदना नहीं उसमें नहीं मिलेगी। वो जैसा है, यह मर्म प्रकृति के कवि, प्रकृति के तो कई कवि हुए उस काल में। छायावाद के बाद जो तुरंत का समय आता है उसमें प्रकृति के अनेक कवि तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और ये हैं हमारे कलेक्टर सिंह केसरी और दूसरे व्यक्ति वो गोपाल सिंह नेपाली ने प्रकृति को बहुत के साथ, नेपाली को पढ़ने से लगता है कि वो कहना ये चाहते हैं प्रकृति से उनका लगाव उसी तरह हमारे कलेक्टर सिंह केसरी का प्रकृति से लगाव। वो जानते थे
कि जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी कोई फूल की एक पंखुड़ी, घास की एक पत्ती, बादल की एक बूंद हमारी व्यथा कथा सुनने से इनकार नहीं करे। तो इस विश्वास के साथ वो कविताएं लिखते थे। और यह जो पंक्ति है कि दैव पेट की भूख जहां, मैं दोहरा रहा हूं इसलिए कि आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि दैव पेट की भूख जहां हो वहां हृदय की भूख न दे। अब देखिए, इसको समझने की जरूरत है, इसके मर्म तक पहुंचने की जरूरत है कि जहां भूख जहां हो वहां हृदय की भूख न दे। भूखा है आदमी तो हृदय की भूख न देंगे, और जलने को जो मनी चकोरी उसको चंद्रमयूख न दे। पेट की आग और हृदय की आग, भीतर की अग्नि, दोनों दो अलग अलग धरातल पर प्रतिष्ठित। पेट की आग यह हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़ी, और हृदय की आग यह महसूस करने की। पेट की आग हमें जलाती है, परेशान करती है, लेकिन हृदय की जो भूख होती है वह समझ लीजिए कि वह जैसे आंसू बनकर आंखों से टपकती नहीं, वह हिचकी बनकर गले में अटकी रहती है। और यह वेदना, तो इस वेदना को या इस मर्म को परखने वाले, पहचानने वाले जो कुछ चंद विशिष्ट कवि हुए, उंगली पर गिनने लाए, उनमें कलेक्टर सिंह केसरी अग्रगण्य। जैसा सब जानते हैं कि ये दो बात था, यह ऐसे ही इनका जो है देखिए उनकी कुछ पंक्तियां, और वो अपने गांव में आच्छादित प्रकृति की सुषमा के बीच घंटों विचरण करते थे। प्रकृति की सुषमा के बीच घंटों विचरण करते थे। यह सुषमा उन्हें गंगा के कछार पर एक गांव की घनी अमराइयों में अपनी ओर खींचती रहती थी। उसका असर उनकी पहली प्रकाशित कविता कि इन पंक्तियों पर पड़ा कि महसूस कीजिए, किया है भावों से श्रृंगार, किया है भावों से श्रृंगार, मनो मंदिर का अति अभिराम, विराजो आओ मित्र सुजान, विराजो आओ मित्र सुजान, बिछा है हृत आसन सुरलाम सुरलाम। तो यह प्रकृति से तादात्म्य एकदम अपनाना, जैसे कि प्रकृति हमारे जीवन का ही नहीं, हमारे दैनंदिन कार्यकलापों का भी एक हिस्सा। तो यह और केसरी जी अपने गांव की, उनको भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी जो पुस्तक आई है एक और पुस्तकों के साथ, उसमें यह अपने गांव की प्राकृतिक सुषमा पर उनके गीत हैं, उनकी कविताएं हैं, और उसी पर केंद्रित। तो इससे स्पष्ट होता है, उनको अगर ध्यान से पढ़ा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो लगेगा कि गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो बाहर ही क्यों न चला जाए, उसके हृदय में कहीं गांव भड़कता रहता है, और गांव का ठेठपन, गांव गंवई रहन सहन उसका बदलता नहीं।
इसलिए कलेक्टर सिंह केसरी अपनी पीढ़ी के विलक्षण और विशिष्ट कवि। आपने हमारे वक्ताओं से, जो हमारे आदरणीय वक्ता हैं, उनसे इनके रचना कर्म पर सुना, और आपको भी कुछ नई जानकारियां, कुछ नई दिशा शायद मिली, और मुझको तो मिली है, मैं क्या कहने में कोई चक नहीं। कलेक्टर सिंह केसरी अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हुए, प्रिंसिपल तो वो थे ही समझती, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और जैसा मैंने पहले संकेत किया, वो 6 फुटर थे, और एकदम अपने आचरण में, अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में वो एक सच्चे और जेन्युइन गांधीवादी। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो बहुत, उसकी कविताएं भी उतनी ही सहज, उतनी ही मर्मस्पर्श और उतनी ही मारक भी होती है, और बहुत पढ़ी जाने के बाद वे अपने पाठक को बहुत देर तक आनंद। तो यह केसरी जी की कविताओं में ये क्षमता रही कि जिन्होंने उनको पढ़ा वह जानते हैं कि केसरी जी के पास श्रृंगार तो था, लेकिन श्रृंगार के साथ चेतना भी थी, और प्रेम उनके लिए कोई जीवन से कटी हुई वस्तु नहीं थी। वो नहीं मानते थे कि प्रेम कुछ ऐसा अजूबा जंतु है जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर पीछे उसको अपनाया जा सकता है। लेकिन नहीं, केसरी जी मानते थे कि नहीं, प्रेम सब चीज जीते हुए, सारा कुछ यथार्थ, सारी यथार्थ की कटुता, यथार्थ का माधुर्य, तो उस कटुता से माधुर्य का सृजन करने वाला यह कवि अपने ढंग का, मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ, अपने ढंग का अकेला कवि, और वह कवि तो आइए जिन हमारे आदरणीय वक्ताओं ने अपने विचार रखे उनके प्रति, और आप सब सभागार में बैठे हैं, आपने बड़ी तन्मयता से सुना। सबके लिए अंत में यही कहते केसरी जी की स्मृति को प्रणाम करना चाहूंगा कि जमक छोड़ चौमासे बीते, जमक छोड़ चौमासे बीते और कंप छोड़ कर शीत गए, चमक छोड़ चौमासे बीते कंप छोड़ कर शीत गए, कवि मेरे यह भी क्या कम है, गूंज गूंज बची है गीत है, और यह गूंज कभी भी मिटने वाली गूंज नहीं, वह हमारे भीतर पिन्हा हो जाता है, वह गम पिन्हा हो जाता है, वह आंखों से आंसू बनकर बल्कि हिचकियों की तरह गले में अटका रहता है। तो एक बार पुनः उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए और आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और उम्मीद है हमारे विभाग का जो आयोजन होता है, इस गंभीरता से आप सब एक सुधी ही नहीं, एक सचेत और जागरूक श्रोता और पाठक के रूप में हमेशा आपने हमारा उत्साह
ज्ञापन किया। आपसे यह आप अपना यह स्नेह सद्भाव बनाए रखें और एक बार फिर उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। आप सबका आभार। चलिए। अभी हमारे बीच अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, ज्ञान और अनुभव के अथाह सागर श्री सत्यनारायण, कविवर सत्यनारायण। न जाने इनके जीवन में कितनी कविताएं हैं और लोग सुनते रह जाएंगे, लेकिन समय अभाव के कारण हम लोग नहीं सुन पाए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह में आकर माननीय अध्यक्ष इस समारोह की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। एक उनका अनुभव हम लोगों के लिए बेहद सुखद होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सादर आमंत्रित करता हूं। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के तत्वावधान में आभासी मंच से आयोजित कलेक्टर सिंह केसरी जयंती समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, विद्वान वक्तागण, कमला प्रसाद जी, वरिष्ठ कवि साहित्यकार पटना, श्री विजय कुमार शांडिल्य जी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक वासुदेव संस्कृत महाविद्यालय अकबरपुर पटना, निदेशक राजभाषा श्री सुमन कुमार जी, मंच संचालक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, राजभाषा पदाधिकारी एवं आभासी मंच से जुड़े समस्त श्रोतागण। सर्वप्रथम मैं इस समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इनकी गरिमामयी उपस्थिति के बीच यह समारोह समापन की ओर अग्रसर है। आपने केसरी जी के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित कर हम लोगों की हौसला अफजाई की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमला प्रसाद जी को भी साधुवाद एवं कोटिशा धन्यवाद। आपने कलेक्टर सिंह केसरी के विविध पक्षों को उद्घाटित कर हमारा ज्ञानवर्धन किया। आपको पुनः धन्यवाद। विजय कुमार शांडिल्य जी को भी हृदय से धन्यवाद। केसरी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आपका वक्तव्य बड़ा ही सारगर्भित और सुरुचिपूर्ण था। राजभाषा पत्रिका के प्रकाशन में भी आपका योगदान सराहनीय रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजभाषा निदेशक श्री सुमन कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इनके कुशल मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, राजभाषा पदाधिकारी द्वारा हमेशा की तरह कुशलता पूर्वक मंच संचालन किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजभाषा के समस्त पदाधिकारी कर्मचारी को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। वेब से जुड़े समस्त महानुभावों को भी धन्यवाद प्रेषित है, जिन्होंने इस कार्यक्रम का रसास्वादन किया। अंत में केसरी जी के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हुआ मैं विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप समस्त महानुभावों को पुनः धन्यवाद। नमस्कार। अभी हमारे बीच धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समारोह की समाप्ति की जाती है।